Hello students, welcome back on fourth lecture of science gravitation। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Up to Kepler's law we have discussed. After that we'll discuss about Newton's universal law of gravitation। तो न्यूटन ने जो ये ग्रेविटेशन का लॉ दिया था वो किस बेसिस पे दिया था? न्यूटन ने जितने भी अभी तक केपलर्स ने और जो भी लॉज आए थे केपलर्स के गैलीलियो के जो भी लॉज आए थे उनके बेसिस पे ही इन्होंने ये रूल अपने ये ग्रेविटेशन का लॉ बनाया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इन्होंने उसी के बेसिस पे बनाया। तब इसको बनाने के पीछे इनका पर्पस क्या था जानते हो? मेनली न्यूटन्स ने बोला क्या था, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का मतलब ये कंप्लीट वर्ल्ड, इस यूनिवर्स में अगर कोई भी दो अगर ऑब्जेक्ट हैं, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को इन्होंने क्या नाम दिया? अगर कोई भी दो मास यूनिवर्स में है, मास पूरे यूनिवर्स का मतलब इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर दो मास हैं तो उनके बीच एक फोर्स आता है। उस फोर्स का नाम क्या दिया इन्होंने? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सी है क्या बोला गया? उस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कहाँ होता है? किन्हीं भी दो मासों के बीच में होगा। कोई भी दो मास ले लो यूनिवर्स में, तो मास तो तुम जानते हो, मास कंजर्व है। जैसे क्या है, तुम भी एक मास हो, मैं भी एक मास हूँ। तो अब सबको इस तरह से जो कोई भी दो चीज है सब में मास होता है, ऐसा नहीं किसी में मास नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ, किसी में कम किसी में ज्यादा मास होता है। तो अगर दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, अगर उनके बीच कुछ डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो पहले अभी एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं तुम्हें और क्लियरली समझाऊंगा। देखो मेनली आ जाओ फॉर्मूले पे, मैं फॉर्मूला पहले दिखा देता हूँ। इस फोर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या? एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। एफ क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी है, G is the constant of proportionality and it is called universal gravitational constant। G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। आप लोग ये टेबल देखो, ये यूज योर ब्रेन पावर, इसको आप कंप्लीट, इसको अच्छे से लर्न कर लो। ये टेबल बहुत ही यूजफुल है। इसमें जी की वैल्यू दी हुई है। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज पावर -2। ये हो गई इसकी यूनिट। अगर तुमसे पूछा जाए, ये आप याद कर लो, ये 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि इसकी यूनिट क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ, तो आपको पहले ये याद कर लेना, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 10 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ऐसे भी याद कर सकते हो, केजी रेज पावर -2। जो भी आपको बेटर लगे याद कर लो, इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा ही जाता है। तो आपने फॉर्मूला देख लिया। अब देखो इसमें जो जो चीजें दी हुई हैं वो क्या है। सपोज करो दो मास है, एक मास m1 है, दूसरा मास क्या है? m2 है। मास की यूनिट होती है केजी। ओके। अब मास m1 और m2 कितनी दूरी पे रखे हुए हैं? d डिस्टेंस पे। अगर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है, दो मास हैं और वो d डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बीच एक फोर्स आएगा। ये किसने बताया है? ये बताया न्यूटन्स ने। न्यूटन ने बताया कि एक फोर्स आएगा। उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2/d²। m1 की वैल्यू आपको दी होगी, m2 की वैल्यू आपको दी होगी, d डिस्टेंस कितनी इनके बीच में दी होगी, और जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं, 6.67 10⁻11 ही रहनी है। तो आप ओवरऑल क्या कर सकते हैं, सब वैल्यू इसमें प्लग इन, इसमें पुट करके आप क्या कर कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था तरीका निकालने का, फोर्स। अब देखो इस फोर्स का, अब देखो एप्लीकेशन, अगर सपोज, कहने का मतलब उन्होंने बोला यूनिवर्स में कोई भी अगर दो बॉडी हैं तो उनके बीच में फोर्स आएगा। अब सपोज करो तुम और तुम्हारे फ्रेंड, दो लोग हो, एक बेंच पे बैठे हुए हो, तुम लोगों के बीच में 1 मीटर की गैप है। फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल। अगर
फोर्स का मतलब ये हुआ कि कोई, अब सपोज करो तुम दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है एफ। किसने बताया? न्यूटन ने बताया, क्योंकि तुम में भी 20-30 केजी मास है, दूसरे फ्रेंड में भी 30-40 केजी मास है, और 1 मीटर की डिस्टेंस है, तो एक फोर्स आएगा। उस फोर्स को तुमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा ये बताओ, जब तुम पे भी, देखो ये सपोज करो ये पहला फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड, दोनों फ्रेंड के बीच में फोर्स आ रहा है, तो ये फोर्स एक दूसरे को इधर इस मास को इस साइड खींच रहा है, इस फोर्स इस मास को इस साइड खींच रहा है, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तो ये बताओ ये पास क्यों नहीं चले जाते? ये जाके दोनों टकरा क्यों नहीं जाते? तो ऐसा कभी नहीं होता ना कि तुम क्लास में बेंच पे बैठे हुए हो, तुम दोनों के बीच में कुछ गैप है और तुम दोनों आपस में टकरा जाओ, बैठे बैठे ही आपस में एक दूसरे से चिपक जाओ। ऐसा होता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका मतलब क्या फोर्स नहीं होता है? वहां पे फोर्स होता है, क्योंकि न्यूटन ने बोला यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, वो चाहे तुम हो, वो चाहे तो चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, या सन हो, मून हो, कुछ भी हो, कोई भी दो बॉडी हो, उनके बीच अगर कोई डिस्टेंस है तो ये फोर्स उनके जनरेट होगा ही। डिपेंड करता है कि फोर्स कब ज्यादा होगा कम होगा, मासेस पे और उनके डिस्टेंस, उनके बीच के डिस्टेंस की। मास अगर ज्यादा तो फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा तो फोर्स कम होगा। देखो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर यहाँ पे हमने मास, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, ये जस्ट अपोजिट होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। अगर डिस्टेंस घटेगी तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो इस फॉर्मूले को तुम अच्छे से समझ गए हो, आई होप। तो अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखो क्लास वाले सीन में क्या होता है, तुम क्लास में बैठे रहते हो, एक दूसरे से क्यों टकरा नहीं जाते? इसलिए क्योंकि वहां पे जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। सपोज करो किसी ने तुम्हें धक्का देना है, तो तुम्हें टच करेगा तो क्या तुम्हें पुश मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक वो बहुत तेज, फोर्स तो उसने लगाया, तुम्हें टच किया तो उसने तुम पे फोर्स लगाया, बट तुम मूव नहीं करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें किसी ने धक्का दिया। लेकिन अगर कोई बहुत जोर से आके तुम्हें धक्का दे दे, तो क्या हो गया? उस समय फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, तो तुम्हें तब पता चल गया। तो कहने का मतलब जो छोटे फोर्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है वो हम फील नहीं कर पाते। तो सेम हो रहा है, आप वो आपके फ्रेंड में बीच में फोर्स तो लग रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है, इस वजह से आप एक दूसरे की ओर खींच नहीं रहे हो। ऐसा है। तो ये था पूरा लॉ, आप इसको देख लेना। इस पे क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत बनता है। इसको बहुत सारे फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे अगर पूछा जाएगा डिस्टेंस को बढ़ाया जा रहा है तो क्या फोर्स घटेगा? दो मास हैं सेम, लाइक 2 केजी के दो मास हैं, तो मास नहीं बदल रहा है, लेकिन क्या उनके बीच की डिस्टेंस बदलती जा रही है। पहले तुमने 2 मीटर पर रखा, फिर 4 पे रखा, फिर 6 पे रखा, फिर 8 पे रखा, ऐसे ऐसे बढ़ाते जा रहे हो। पूछ रहे फोर्स क्या बदलेगा? हाँ बदलेगा। क्यों? डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स क्या हो जाएगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। और सपोज करो डिस्टेंस तुमने फिक्स कर दी, एक टेबल है उस पे दो मास रख दिए, पहले 1-1 केजी के मास रख दिए, उस समय फोर्स कुछ और लग रहा था। अब तुमने 2-2 केजी के मास रख दिए और डिस्टेंस वही है, टेबल तो बड़ी होगी नहीं, टेबल जितनी है उसके दो एंड पे तुमने रखा है। अब टेबल से बाहर तो रख नहीं सकते, तो टेबल पे ही रखोगे। जैसे जैसे अब क्या तुम बढ़ा रहे हो मास, पहले 2 केजी, दिन 4 केजी, दिन 6 केजी, ऐसे ऐसे बढ़ाते जा रहे हो। जैसे जैसे तुम मास बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो ये था इस फॉर्मूले का कंक्लूजन, ये आप लोगों को देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो फॉर्मूला, कैपिटल जी की वैल्यू भी याद कर लो। अच्छा चलो एक बात और बतानी थी, देखो इसमें फॉर्मूले में ये था, फोर्स किसके इनवर्सली डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डी स्क्वायर के। ये न्यूटन को पता कैसे चला था, ये आपको जानना है। तो ये न्यूटन को मेनली केपलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पता चला। तो केपलर्स का थर्ड लॉ आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। केपलर का थर्ड लॉ क्या है? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या होगा? कांस्टेंट। या क्या होगा? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये था केपलर्स का थर्ड लॉ। इसी से उन्होंने इसी से हेल्प लेके, इसी फॉर्मूले की हेल्प से इन्होंने ये डिराइव किया कि जो फोर्स होगा, फोर्स के जो फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल को होगा, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स।
तो ये डेरिवेशन अब हम देखेंगे नीचे कैसे इन्होंने किया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तुम्हें शुरुआत में ही बताया था, जब भी कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर ऑर्बिट पे तो उस पे एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स के कारण वो क्या करती है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पाती है। अगर तुम सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती हुई रस्सी को, सपोज करो एक रस्सी को रोप, एक स्टोन के पार्टिकल को आप रोप में बांध के घुमाओ, और जिस समय छोड़ोगे तो वो किधर जाएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगी। रीजन ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, टेंजेंट होती है उस सर्कुलर पाथ के। सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। तो जिधर वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट उधर ही जाएगा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चला जाता है। जब भी आप कभी छोड़ के देखो, कोई भी पत्थर ऐसे नचाते रहो, छोड़ोगे जिस, अगर सपोज करो तुमने अगर फ्रंट पे यहाँ पे ला के छोड़ा तो वो सीधे आगे निकल जाएगा, बैक में छोड़ो तो बैक से सीधे निकल जाएगा, बट टेंजेंशियल रहेगा। टेंजेंशियल मतलब एक सर्कल खींच लो, उस पर एक लाइन टच करते हुए ड्रॉ करो, उसी डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी होती है सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, और इसलिए वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखो अब इसके लिए तो, और उसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब भी क्या है, देखो स्पीड का फॉर्मूला तुमने 9th में पढ़ा होगा, स्पीड को डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन भी बोलते हैं। तो अब ये देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। सर्कल का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने पे कितनी डिस्टेंस चलता है, उसके पेरीमीटर के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। सपोज करो टाइम पीरियड कितना लगा उसको, एक टाइम पीरियड कितना लगा एक राउंड को कंप्लीट करने में, कैपिटल टी। तो क्या हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू इन द गिवन इन द सेंट्रीपिटल फोर्स। सी एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, you will replace v by 2 पाई आर upon t. You just replace and simplify it, you will get, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन 2 पाई आर अपॉन टी हो गया। आपने यहाँ पे प्लग किया और पुट किया वैल्यू, वी को रिप्लेस किया 2 पाई आर, तो आ गया 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ क्या जानते हैं आप, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सी, तो हमें क्या चाहिए, आर क्यूब चाहिए, तभी आप क्या टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर तो है लेकिन आर नहीं है, आर क्यूब नहीं, तो आप यहाँ पे आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा और नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये मल्टीप्लाई का साइन, इक्वल का साइन है, इस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन कर लो, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का इसका जस्ट रेसिप्रोकल चेंज कर दो, इसका ये उसका उल्टा है ना, तो इसको भी उल्टा कर दो, 1/k, तो हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के। अब देखो 4m पाई स्क्वायर के, 4 की वैल्यू, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, मास भी फिक्स होगा, पाई 3.14 होता है, ये कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या होगा, कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू। तो ये अब एफ क्या आ गया, फाइनली आपको फोर्स मिल गया। फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये था। चलो अब कल अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारे सम समझाऊंगा एक्सरसाइज की, इसको आप सॉल्व एग्जांपल आप देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज की करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।